संयुक्त राज्य अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध में हस्तक्षेप के इतिहास की आधिकारिक कथा 7 दिसंबर 1941 को शुरू होती है, जब जापान साम्राज्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना बेस पर पर्ल हार्बर पर हमला किया। यदि कोई संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यों की जांच करता है तो यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3 एक्सिस शक्तियों जर्मनी, इटली और जापान के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई। जर्मनी ने 1929 में पोलैंड पर आक्रमण करने तक। पर्ल हार्बर से लगभग ठीक 4 साल पहले यूएसएस पने पर यूएस नेवी के तोपची खुद को चीनी शहर नानकिंग के बाहर लंगर करते हुए जापान विमानों के हमले से बचाते हुए पाए गए थे। जापान और जर्मनी को संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य उपकरण और सामरिक सामग्री की बिक्री बढ़ती चुनौतियों के साथ प्रतिबंधित हो रही थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका राजदूत यूरोप और एशिया में स्थिति बिगड़ने के साथ फॉशिस्ट विस्तार को कम करने का काम कर रहे थे। जब युद्ध अंततः फट पड़ा तो कई संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सेवाएं चिकित्सा कर्मियों के रूप में प्रदान की, जैसे कि अमेरिकन एम्बुलेंस, एक संयुक्त राज्य में संगठन जिसने ब्लिट्ज में घायल नागरिकों को अस्पताल ले जाया। हालांकि कुछ लोगों को फॉशिस्ट तानाशाही के खिलाफ अधिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। संयुक्त राज्य की युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका पायलट ने ईगल स्क्वाड्रन के साथ रॉयल एयर फोर्स में लड़ाई की, जबकि चीन में उन्होंने फ्लाइंग टाइगर्स के नाम से जापान के खिलाफ उड़ान भरी। समुद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना ने उत्तरी अटलांटिक में जर्मनी यू बोट्स पर अघोषित युद्ध चलाया, जबकि प्रशांत महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सैलर्स ने एक दूसरे का संशयपूर्वक निरीक्षण किया और युद्ध के विस्फोट की प्रतीक्षा की। पर्ल हार्बर और 11 दिसंबर 1941 को नाजी जर्मनी की युद्ध घोषणा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी औद्योगिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति का उपयोग किया। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका लोगों को देश के युद्ध में प्रवेश करने के लिए उत्तेजित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वदेश से दूर संघर्षों में फाशीवाद की हार के प्रति अधिक समर्पित नहीं थे। लोगों के लिए जो भावना ने 1941 तक संयुक्त राज्य अमेरिका को लड़ाई से बाहर रखा, अब उसका नया नारा था, पर्ल हार्बर का बदला लो। संयुक्त राज्य अमेरिका सेनाओं ने लगभग सभी क्षेत्रों में लड़ाई की जहां लड़ाई चल रही थी। साथ ही 1942 में संयुक्त राज्य और सोवियत संघ के तनावग्रस्त युद्ध उद्योगों को बड़ी मात्रा में सैन्य सामग्री प्रदान की। एक देश के इस स्तर के युद्ध में कोई भी व्यक्ति महत्वहीन नहीं होता। हर सैनिक, नाविक या वायु सेनानी, जेनिटर से जनरल तक दुश्मन को हराने में भाग निभा रहा होता है। लेकिन हर देश की तरह हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दुश्मन से लड़ने की प्रतिभा लगती है। वर्ल्ड्स डेडलिएस्ट कॉम्बेटेंट सीरीज की इस नवीनतम कड़ी में हम 4 अमेरिकियों की ओर देखने जा रहे हैं जिन्होंने अपने देश की सेवा में केवल ऊपर और परे ही नहीं, बल्कि अपने साथियों का सम्मान और अपने दुश्मन का डर भी कमाया। ये हैं द्वितीय विश्व युद्ध के 4 सबसे घातक संयुक्त राज्य अमेरिका। टैंक युद्ध ने एक निश्चित विज्ञान के स्तर तक परिपक्वता प्राप्त कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और इस क्षेत्र में विजय केवल 3 कारकों, टैंक क्षमता, टैंक उपलब्धता और टैंक क्रू कौशल को संतुलित करके ही प्राप्त की जा सकती थी। जर्मनी ने युद्ध के श्रेष्ठ टैंक और कुशल क्रू उत्पादित किए, परंतु उनकी संख्या कभी पर्याप्त नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने M4 शर्मन नामक साधारण पर योग्य टैंक निर्मित किया, जिसे विशाल मात्रा में उत्पादित किया गया था और युद्ध के अंत तक योग्य क्रू द्वारा संचालित किया गया था। ब्रिटेन, कनाडा और सोवियत संघ टैंकों के साथ मिलकर जर्मनी सेना को बाहर करना अपरिहार्य था। जर्मनी टैंक कमांडर्स जैसे कर्ट नित्जबुल को उनके विनाशकारी प्रभाव के लिए पौराणिक स्थिति दी गई है, लेकिन यह नहीं मानना चाहिए कि सहयोगी ने अपने टैंक एसएस नहीं तैयार किए। लाफायट ग्रीनपुल 2-3 जुलाई 1919 को टेक्सास ओडम में जन्मे जुड़वां में से एक थे। 1938 में स्नातक बनने के बाद उन्होंने किंग्सविल के टेक्सास कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
उन्होंने एक शौकिया मुक्केबाजी करियर शुरू किया, लेकिन 1941 की गर्मी में संयुक्त राज्य आर्मी में ड्राफ्ट होने के बाद किंग्सविल के पहले वर्ष के बाद उन्हें कॉलेज छोड़ने पर मजबूर किया गया और नवनिर्मित तीसरा आर्मर्ड डिवीजन में भर्ती किया गया। M4 शर्मन के टैंक कमांडर बनने पर अनुदेशकों ने देखा कि पूल एक प्राकृतिक, आक्रामक और मांगने वाले नेता हैं, जो हमेशा अपने कर्मचारियों की उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें आयोग के अधिकारी पद के लिए चुना गया, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वे सोच रहे थे कि यह उन्हें तीसरा आर्मर्ड की युद्ध कार्रवाई से बाहर ले जाएगा। वह तैनाती अंततः 1923 के सितंबर में आई, जब तीसरा आर्मर्ड आगामी डी-डे अवतरण में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य में पहुंचा। 1944 के जून और सितंबर के बीच 83 दिनों की अवधि में पूल और उनकी क्रू उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम में भारी युद्ध में थे और उस समय में उन्हें 3 M4S खोने पड़े। कमांडरों ने 21 युद्धों में टैंक की हानि दर को रखा, जानते हुए कि पूल और उनकी क्रू बहुत ही आक्रामक और कुशल थे। और हम देखेंगे कि पूल धीरे धीरे इन वाहनों की हानि को पूरा करेगा। पूल और उनकी क्रू अपनी शर्मन की गण के साथ ट्रक से लेकर आर्मर वाहनों, स्वयं चालित तोपों और शायद सबसे अधिक प्रभावशाली रूप से 12 टाइगर और पैंथर टैंकों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जो दोनों तकनीकी रूप से पूल के शर्मन से श्रेष्ठ हैं। पूल ने अपने तीनों टैंकों को मूड के हिसाब से नामित किया, जिनमें पहले वाहन के बाद 2 और 3 वाहन शामिल थे, जिन्हें एक एंटी टैंक रॉकेट ने नष्ट कर दिया था। मूड 2 को एक संयुक्त राज्य अमेरिका लॉकहीड P-30-8 लाइटनिंग फाइटर प्लेन से मित्र आग से खो दिया गया था। 5 सितंबर 1954 को पूल का शर्मन मूड 3 की कमान संभालते हुए सीगफ्रीड लाइन, जर्मनी के अंदर सायुद्ध देशों को बाहर रखने के लिए रक्षात्मक कड़ी के खिलाफ काम कर रहा था। उन्हें अचानक एक जर्मनी पैंथर द्वारा घात कर किया गया, जिसे कई लोगों ने युद्ध का सर्वश्रेष्ठ जर्मनी टैंक माना और हर इंच शर्मन से श्रेष्ठ। पैंथर ने अपनी 70-5 मिमी गन से शर्मन कवच को फाड़कर शैल भेजी और पूल को घायल किया, जिनकी गोली पैंथर के मजबूत कवच से टकराई। पूल ने याद किया कि उसने बेबी उनके ड्राइवर से चिल्लाकर कहा था, इसे पीछे करो, फिर बेहोश हो गए। इससे पहले ही पैंथर की दूसरी गोली ने शर्मन के गोला डालने वाले रैक को तोड़ दिया था, जिससे वाहन उलटकर खाई में चला गया। पूल टरेट गिर गए। गंभीर चोट आने पर भी वे जिंदा थे। उनके घायल पैर को काटना पड़ा, जिससे वे हमेशा के लिए युद्ध से बाहर हो गए। उन्होंने अपने साथ कई मेडल, जैसे कि प्रसिद्ध लीजन डी होनर लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष टैंक एस के रूप में मान्यता प्राप्त की। प्रोस्थेटिक पैर मिलने के बाद उन्होंने टेक्सास के सिंटन में गैस स्टेशन खोला, सेना में इंस्ट्रक्टर के रूप में वापसी की और अंततः तीसरा आर्मर्ड डिवीजन में लौटे। दुखद है कि स्पेशल फोर्सेस कैप्टन जेरी लिन पूल सीनियर उनके पुत्र 1970 के वियतनाम युद्ध के दौरान उनका UH-1 हेलीकॉप्टर कंबोडिया में गिरने से लापता हो गए। लैफियट ग्रीन पूल 30 मई 1951 को अपने टेक्सास के घर में 71 वर्ष की आयु में नींद में ही मर गए। उन्हें सैन अंतोनियो में स्थित फोर्ट सैम ह्यूस्टन नेशनल स्मशान में दफनाया गया। बारह जून 1942 को सैन फ्रांसिस्को में स्थित प्रसिद्ध गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर दोहरे इंजन वाले संयुक्त राज्य अमेरिका लड़ाकू विमानों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा, जिसने ड्राइवर्स और दर्शकों को चौंका दिया। हाल ही में शादी करने वाले एक पायलट के घर के ऊपर इन विमानों ने असाधारण निम्न उड़ान भरी थी। एक पायलट ने अपने विमान को इतना नीचे उड़ाया कि विमान के प्रोप्स की हवा ने एक घर की धुलाई लाइन से कपड़े उड़ा दिए। उनकी हरकतों के लिए 4 पायलटों को उनके कमांडिंग अधिकारी ने डांटा और उनमें से एक रिचर्ड बोंग को उस घर जाने का आदेश दिया गया जहां धुलाई उड़ गई थी और परिवार की अगली धुलाई सुखाने में मदद करने के लिए। किसी को भी नहीं पता था कि यह अवज्ञाकारी जॉयराइडिंग पायलट एक संयुक्त राज्य अमेरिका किंवदंती बनने वाला है और केवल 2 और आधे वर्ष के भीतर उसके बंदूकों के ऊपर दुश्मन विमान गिरने की सबसे अधिक संख्या किसी भी अन्य संयुक्त राज्य अमेरिका पायलट से अधिक होगी। रिचर्ड बोंग का जन्म 24 सितंबर 1920 को सुपीरियर विस्कॉन्सिन शहर में हुआ था। वे स्वीडिश प्रवासियों कार्ल टी के 9 बच्चों में से पहले थे। बोंग और उसकी पत्नी दौरा
रिचर्ड और उनका परिवार विस्कॉन्सिन के पॉपुलर के पास एक खेत पर बड़े हुए। उन्होंने स्थानीय प्राथमिक और उच्च विद्यालय में अध्ययन किया, लेकिन उनका वरिष्ठ वर्ष 1938 में सुपीरियर सेंट्रल हाई स्कूल में था, जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें रोज 22 मील की यात्रा करनी पड़ती थी। बोंग की विमानन प्रेमिता 1928 में अध्यक्ष कैल्विन कूलिज के विस्कॉन्सिन दौरे से उत्पन्न हुई। अध्यक्ष कूलिज ने वॉशिंगटन से डाक विमान से डाक प्राप्त किया, जिससे उनकी उड़ान के प्रति आकर्षण बढ़ा। 1938 में उन्होंने सुपीरियर स्टेट टीचर्स कॉलेज में भाग लिया, परंतु पायलट बनने के इच्छुक थे, तो उन्होंने सरकारी पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन कराया। निजी लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1941 की शुरुआत में सेना एयर कॉर्प्स में शामिल होने का निर्णय लिया। एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स पर लुकफील्ड अरिजोना में BT-6 टेक्सन ट्रेनर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। लुकफील्ड में बोंग को शक्तिशाली लॉकहीड P-38 लाइटनिंग फाइटर के साथ समय बिताया, उसकी हवा में कौशल का प्रदर्शन किया। जैसा कि उनके एक अनुदेशक कैप्टन बैरी गोल्डवाटर ने कहा, उद्धरण, मैंने उसे फाइटर गनरी सिखाई। उन्हें एक उज्जवल छात्र माना गया, परंतु एक P-38 पायलट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बोंग सबसे अच्छे प्राकृतिक पायलट थे। पायलट ने याद दिलाया कि वह कभी भी बोंग को अपनी पूंछ पर नहीं रोक सकता था। फिर भी बोंग एक AT-6 एक बहुत ही धीमा हवाई जहाज उड़ा रहा था। पर्ल हार्बर हमले के करीब 1 महीने बाद बोंग ने सेना की सेवा शुरू की और उन्हें उम्मीद थी कि वे जल्दी ही युद्ध के मुख्य भाग में शामिल होंगे। उनकी क्षमताएं ऐसी थीं कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें ल्यूकफील्ड पर अनुदेशक के रूप में नियुक्त किया। वे वहां 4 महीने रहे, जब तक कि हैमिल्टन फील्ड सैन फ्रांसिस्को में स्थानांतरित नहीं हुए। और यहां था कि उन्होंने खुद को एक P-38 लाइटनिंग के नियंत्रण में पाया, एक विमान जिससे वे जल्द ही समानार्थी हो जाएंगे। P-38 शायद अधिकांश लोगों की द्वितीय विश्व युद्ध के पिस्टन इंजन फाइटर की छवि के अनुरूप नहीं हो सकते, अपने ट्विन इंजन और अपने बूम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, लेकिन P-38 युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण विमानों में से एक था। यह जापान ज़ीरो जैसे एकल इंजन प्रकारों के रूप में फुर्तीला नहीं था, लेकिन यह तेज था और यह कठिनाई से मार रहा था। धनुष्य के साथ नाक की वजह से और इसकी दीर्घ दूरी थी, जिसने इसे बमबाजों के लिए अभिप्रेत बनाया। 1942 के सितंबर में बोंग अंततः ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरकर पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में दुश्मन से लड़ने के लिए प्रशांत रंगमंच पर पहुंचे। 40 नौवें फाइटर समूह के 9 फाइटर स्क्वाड्रन फ्लाइंग नाइट्स का हिस्सा बन गए। हालांकि P-38 की कमी थी और इसलिए उन्हें पहले कर्टिस P-40 वारहॉक की कंट्रोल्स पर पाया गया जब तक वे पहुंचे। 1942 के 27 दिसंबर को कप्तान थॉमस जे लिंच ने 12 P-38 के साथ श्विमर एयर स्ट्रिप से बोंग द्वारा उड़ान भरी, जिसने पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी तट पर बुना पर 40 जापान लड़ाकू और बम्बरों का सामना किया। संयुक्त राज्य अमेरिका पायलटों ने जापान पर कठोर हमले किए, 12 को मार गिराया, जिसमें से 2 का दावा बोंग ने किया। 2 हफ्तों के भीतर उनकी स्क्वाड्रन पापुआ न्यू गिनी में जापान सैनिकों को मजबूत करने की कोशिश में फिर से लड़ाई में थी। हमले के समय P-38 ने जापान का I-40 3 लड़ाकू विमानों, जिसे सहयोगी ने ऑस्कर नामित किए, का सामना किया और उनमें से 2 बोंग की बंदूकों के सामने गिरे। अगले दिन बोंग ने एक और ऑस्कर जीता, जिससे उसकी बेल्ट में 5 किल्स हो गए। इसका मतलब वह अब आधिकारिक तौर पर एस बन गया। लेकिन यह तो एक प्रभावशाली जीतों की गणना की शुरुआत थी। 1943 के 26 जुलाई को बोंग ने पापुआ न्यू गिनी के ले शहर में युद्ध के दौरान 4 जापान विमानों को मार गिराने का दावा किया। 1923 के अंत में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अवकाश बिताकर मार्जोरी वांडाहल से मिले और प्रेम में पड़ गए। 1944 के जनवरी में युद्ध से लौटने पर उन्होंने अपने विमान का नाम मार्ज रखा और उसकी तस्वीर नाक पर सजाई। वह जल्द ही अपनी वायु विजयों की संख्या बढ़ाएंगे। जब बोंग से उनकी सफलता की रणनीति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वे ज्यादा से ज्यादा P-38 की आग की शक्ति का लाभ उठाने के लिए अपने लक्ष्य के जितना करीब हो सके जाते थे। 12 अप्रैल 1954 को बोंग ने 2 हत्याएं और की, जिससे उनकी कुल हत्याओं की संख्या 27 हो गई। इससे वे विश्व युद्ध 1 के संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वाधिक स्कोर वाले एडी रिकेनबैकर को पार कर गए। बोंग तुरंत ही सेलिब्रिटी बन गए। 1 महीने में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटकर युद्ध बंड की बिक्री के लिए प्रचार यात्रा आयोजित की। वह जुलाई में फिर संघर्ष में लौटे। 10 अक्टूबर को शुरू होते ही
जब उन्होंने एक और ऑस्कार और नकाजिमा जैकन को गिराया, उनकी गिनती फिर से बढ़ने लगी। यह 17 दिसंबर 1954 को तब तक जारी रहा जब उन्होंने एक और ऑस्कार को गिरा दिया। यह उनकी 40वीं हवाई विजय थी। उस महीने बोंग ने जनरल डगलस मैकार्थर से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त किया। उन्होंने उसकी शिक्षक के रूप में स्थिति और युद्ध मिशन उड़ाने की प्रशंसा की। उन्होंने मेजर की उपाधि प्राप्त की थी, जो उन्हें स्क्वाड्रन कमांड के लिए योग्य बनाती। वह अपने लोगों के साथ दुश्मन से सामना करना जारी रखते थे। 1945 के जनवरी में बोंग अपने प्रचार कार्य को जारी रखने के लिए घर लौटे, जिससे उनके युद्ध करियर का अंत हुआ। इसने उन्हें 1945 की 10 फरवरी को मार्जोरी से विवाह करने और बर्बैंक कैलिफोर्निया के लॉकहीड कॉरपोरेशन में परीक्षण पायलट बनने की अनुमति दी। इस नई भूमिका में उन्होंने अपने P-30-8 को नए जेट प्रेरित P-78 शूटिंग स्टार के साथ बदल दिया। 1945 के 6 अगस्त को वह P-88A की स्वीकृति उड़ान कर रहे थे। जब ईंधन पंप खराब हुआ, बोंग ने विमान छोड़ा, पर पैराशूट सुरक्षित तैनात नहीं हुआ और उन्हें मौत हो गई। उनकी मृत्यु संयुक्त राज्य अमेरिका भर में सुर्खियों में थी, जिसने उस दिन हुई एक अन्य प्रमुख घटना हिरोशिमा की परमाणु बमबारी के साथ जगह बांटी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पनडुब्बी युद्ध पर बात होती है तो बहुसंख्यक लोग यू नौका के खतरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसने संयुक्त राज्य को भूख से डगमगाने और सैकड़ों हजार सहयोगी सैलरों की जान लेने के लिए मजबूर किया था। इसलिए यह आसान हो जाता है कि सहयोगी स्वयं ने विशेष रूप से जापान के खिलाफ एक प्रभावी पनडुब्बी अभियान चलाया, जो संयुक्त राज्य की तरह एक द्वीप राष्ट्र था, जो देश की युद्ध मशीन को चलाने के लिए आपूर्ति की सामग्री पर निर्भर था। एक संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना पनडुब्बी कप्तान विशेष रूप से सफल हो जाएगा और सबसे सफल यू नौका कप्तानों के साथ उसका नाम पनडुब्बी इतिहास में दर्ज होगा। उनका नाम रिचर्ड ओकेन था। प्रमुख आयरिश संयुक्त राज्य अमेरिका परिवार से रिचर्ड ओकेन का जन्म 12 फरवरी 1911 को डोवर, न्यू हैम्पशायर में हुआ। अपने संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना करियर की शुरुआत के लिए उन्होंने मई 1934 में संयुक्त राज्य अमेरिका नेवी अकादमी अनापोलिस से डिग्री ली और फिर अधिकारी के रूप में फ्लीट में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने क्रूजर USS चेस्टर और डिस्ट्रॉयर USS प्रूइट पर सेवा की और 1938 में सबमरीन ड्यूटी प्रशिक्षण लिया। वह 1938 से 1942 तक सबमरीन USS आर्गोनॉट्स पर सेवा करेंगे, जिस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के खिलाफ लड़ाई में सख्ती से था। 1942 की शुरुआत में उन्होंने नवनिर्मित सबमरीन USS वाहू में स्थानांतरित होकर कार्यकारी अधिकारी की भूमिका ली, जो केवल कप्तान के बाद दूसरे स्थान पर थे। लेफ्टिनेंट कमांडर मार्विन कैनेडी की कप्तानी में वाहू ने 23 अगस्त 1923 को अपनी पहली युद्ध निगरानी की, ट्रुक पापुआ न्यू गिनी के पश्चिम में निगरानी करते हुए। वाहू का पहला हमला कामयाबी से कम था, जिसमें एक अकेले फ्रेटर के खिलाफ 3 टॉर्पीडो भेजे गए थे। सभी चूक गए, केवल फिर फ्रेटर ने संयुक्त राज्य अमेरिका सबमरीन को टक्कर मारने की कोशिश की। इसने पेट्रोल के लिए टोन सेट की और कैनेडी की कमांड के तहत सबमरीन द्वारा कई अवसरों के लक्ष्य चूक गए। 8 नवंबर को एक दूसरी पेट्रोल की शुरुआत की गई। क्रू में एक अतिरिक्त लेफ्टिनेंट कमांडर डडली वॉकर मोर्टन, जिनसे आने वाले महीनों में वाहू की कमांड संभालने की उम्मीद थी। यह पेट्रोल सबसे सफल था, जिसमें वाहू ने एक जापान सबमरीन को डुबाया। मोर्टन के कमांड संभालने के बाद वाहू ने भयानक प्रतिष्ठा बनानी शुरू की और नौसेना की सबसे सफल सबमरीनों में से एक बन गई। मोर्टन कैनेडी की तुलना में उच्चतर कौशल और अत्यंत आक्रामक थे, अपारंपरिक ढंग से अपने हमलों को अंजाम देते थे। सामान्यतः कप्तान पेरिस्कोप का नेतृत्व करते हैं, लेकिन मोर्टन इसे बाधाजनक पाया। उन्होंने चार्ट्स का उपयोग करके हमले की योजना बनाई और ओकेन ने पेरिस्कोप संभालकर जानकारी प्रदान की। इसने ओकेन को हमले करने का अनुभव प्रदान किया और जल्द ही उनके अनुभव की अन्य जगह जरूरत पड़ी। 1923 के जुलाई में ओकेन को नए USS टैंक की कमांड मिली, जो 15 अक्टूबर 1943 में सक्रिय हुआ और केवल 5 दिन बाद USS वाहू जापान समुद्र में गुम हो गया था। बाद में पता चला सबमरीन को जापान विमान के बम से हिट किया गया था। यह दूसरी बार था जब ओकेन को खोने के बाद जहाज से हटाया गया था।
उनकी पहली पनडुब्बी यूएसएस आर्गोनॉट्स 10 जनवरी 1933 को जापान नष्ट करने वाले ने डूबा दी थी। अब अपनी पनडुब्बी के साथ ओकेन मोर्टन से सीखी गई चीजों को लागू करने और सृजनात्मकता को अपने कार्य में जोड़ने में सक्षम थे। 17 फरवरी 1954 को टैंग ने मारियाना द्वीप समूह के पास जापान काफिले पर ओकेन के साथ अपना पहला शिकार किया। एक 500 गज की दूरी से ओकेन ने लगभग 7000 टन के गोटेनमारू में 3 टॉर्पीडो डाले। आने वाले दिनों में खराब मौसम का उपयोग करते हुए ओकेन और टैंग के कर्मियों ने जापान नौवहन पर कई सफल हमले किए। टैंग ने अपनी पहली पहरी के अंत में अपने सभी 24 टॉर्पीडो का उपयोग कर दिया, जिनमें 16 ने लक्ष्य हिट किया। इस पहली पहरी के बाद ओकेन ने पाओलाओ द्वीपों और दावाओ खाड़ी के बीच खोज और बचाव कार्य किए और फिर 8 जून 1954 को एक अत्यंत सफल युद्ध पहरी शुरू की। 24 जून को कागोशिमा के दक्षिण पश्चिम में ओकेन ने 16 एस्कॉर्ट्स द्वारा सुरक्षित 6 बड़े जहाजों की काफिला का पता लगाया। ओकेन ने एक जहाज पर 3 टॉर्पीडोज की स्प्रेड और फिर दूसरे पर समान स्प्रेड चलाई। विस्फोटों की ध्वनि से समझा ओकेन ने कि उन्होंने 2 जहाज डुबोए, पर युद्धोत्तर विश्लेषण ने दिखाया कि वास्तव में वे दोगुने जहाज डुबो चुके थे। 30 जून को ओकेन ने निकिनमारू ट्रांसपोर्ट जहाज पर एक टॉर्पीडो चलाया, जिसके बाद जहाज आधा हो गया और बोर्ड पर मौजूद 3200 जापान सैनिक मर गए। यूएसएस टैंग के क्रू ने 8 जहाजों को डूबने का दावा करके पेट्रोल को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रपति इकाई सम्मान प्राप्त किया। हालांकि वास्तव में कुल 10 थे। 1954 के 24 सितंबर को ओकेन ने फॉर्मोसा स्ट्रेट्स में यूएसएस टैंग की कमान ली और पनडुब्बी के नेतृत्व में अधिक जापान शिपिंग को तले भेजा। 2-4 अक्टूबर को ओकेन ने एक टैंकर को डुबोया, केवल यह देखने के लिए कि एक नजदीकी एस्कॉर्ट डिस्ट्रॉयर भी विस्फोटित हो जाता है, जिसका कारण आज तक अनिश्चित है। या तो उसकी टॉर्पेडो लक्ष्य को छू गई और डिस्ट्रॉयर को मारा, या विस्फोटक टैंकर ने जहाज को नष्ट किया, या जापान रक्षात्मक आग में इसे दोस्ताना आग से मारा गया। ओकेन के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टैंग अब यूएस इतिहास में सबसे सफल पनडुब्बी थी, जिसने 33 दुश्मन जहाजों को डुबोया था। टैंक की किस्मत अगली सुबह ही समाप्त हो गई। अंतिम टॉर्पीडो को चलाने पर हथियार में दोष आया और यह संयुक्त राज्य अमेरिका पनडुब्बी पर वापस घूमा। ओकेन ने टॉर्पीडो से बचने का प्रयास किया, लेकिन यह पनडुब्बी के पिछले हिस्से में लगा, जिससे वह डूबने लगी। 9 पुरुष, जिनमें ओकेन भी शामिल था, पनडुब्बी के डूबने से पहले बच गए और जापानियों ने उन्हें जल्द ही उठा लिया। उनका सामना अपने ही हमले के प्रत्याशियों से हुआ, जो उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटने लगे। युद्ध के अंतिम भाग को पीओडब्ल्यू शिविर में व्यतीत करने के बाद ओकेन को वीरता के प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युद्ध के बाद नेवी में रहते हुए उन्होंने जापान युद्ध अपराधों की याचिकाओं में गवाही दी और 1957 में सेवानिवृत्त होने से पहले एक अनुदेशक बने। रिचर्ड ओकेन 16 फरवरी 1984 को 83 वर्ष की उम्र में निमोनिया से मर गए। 23 अक्टूबर 1999 को यूएस नेवी ने उनके सम्मान में नामित नष्टकर्ता यूएसएस ओकेन को कमीशन किया। पूर्व सेवा कर्मियों के लिए सशस्त्र बलों के बाद सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना असामान्य नहीं है। कई लोग राजनीति में शामिल होते हैं और बहुत से राष्ट्रपति युद्ध वीर होते हैं, जैसे जॉन एफ कैनेडी और जॉर्ज बुश सीनियर दोनों ने द्वितीय विश्व युद्ध अनुभव किया। अन्य अपने अनुभव लिखते हैं। अक्सर संघर्ष के दौरान युद्ध पर प्रसिद्ध लेखक और अधिकारी बनते हैं, लेकिन कुछ, जैसे कि ऑडी मर्फी, हॉलीवुड की चमक और शोहरत में अधिक प्रमुख करियर ढूंढते हैं, लेकिन उसकी असली कहानी उसके द्वारा अभिनीत किसी भी किरदार से श्रेष्ठ है। शायद वह एक मौका छोड़कर जब उसने खुद को अभिनीत किया। ऑडी मर्फी का जन्म 20 जून 1925 को टेक्सास के किंगस्टन में बड़े परिवार के 12 बच्चों में 7वें के रूप में हुआ था। उनके पिता उनके जीवन में अनियमित रहे और अंततः छोड़ गए, जिसके कारण मर्फी को 5वीं कक्षा में ही स्कूल छोड़कर परिवार की सहायता के लिए काम करना पड़ा। वह राइफल के साथ शिकार करके उन्हें खिलाते थे, जिससे उनकी शूटिंग कौशल बढ़ी। पर्ल हार्बर के बाद मर्फी को लड़ने का निर्णय था, हालांकि वे अभी भी काफी युवा थे। उनकी बहन ने उनसे झूठ बोलकर उनकी आयु 1 साल अधिक बताई। दुर्भाग्य से उनकी कठिन परवरिश के कारण
वह कम वजन वाले थे और सभी 3 शाखाओं के सशस्त्र बलों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अंततः वे फोर्ट मेड में उन्नत पैदल सेना की प्रशिक्षण लेते हुए अपनी राइफल के साथ कौशल के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफलता पाई। 1923 की शुरुआत में मर्फी को फ्रांसीसी मोरक्को में तैनात किया गया। वह एक खतरनाक काम के रूप में संदेश दौड़ने वाला बन गए और उन्हें अच्छे सैनिक की पहचान मिली। उन्हें तेजी से पदोन्नति मिली। 1923 के सितंबर में मर्फी ने इटली के सलेरनो उत्क्रमण में सहभागी हुए, जिसके बाद जर्मनी सेना ने उनकी स्थिति पर कब्जा कर लिया। उन्होंने और एक सैनिक ने मशीन गन और हाथ के गोले से जर्मनी हमले को रोका, जिसमें 5 जर्मनी मरे। 1954 के अगस्त में उनकी इकाई इटली से दक्षिण फ्रांस में पहुंची। मर्फी ने पहले ही साहस और राइफल कौशल के द्वारा एक विशाल मेडल और पुरस्कार संग्रह बना लिया था। 14 अक्टूबर 1944 को उन्हें दूसरे लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया। हालांकि उनकी सर्वश्रेष्ठ लड़ाई अभी बाकी थी। 1945 के जनवरी में मर्फी और उनकी टीम ने फ्रांस के केंद्रीय अल्सास क्षेत्र में कोलमार पॉकेट के नाम से जाने जाने वाले स्थल पर जर्मनी 19वें सेना के विरुद्ध लड़ाई की थी। 26 जनवरी की लड़ाई में जर्मनी सेना ने M10 टैंक डिस्ट्रॉयर पर हमला किया, जिससे यह आग में लिपट गया और क्रू को बाहर निकलना पड़ा। मर्फी ने गोलीबारी के दौरान अपने लोगों को जंगल में हटने का आदेश दिया, लेकिन खुद पीछे रहकर M21 कार्बाइन राइफल से दुश्मन पर गोलीबारी और अपने फील्ड रेडियो से तोपखाना आग का निर्देशन करता रहा। मर्फी ने देखा कि उसकी 50 कैलिबर की मशीन गन अक्षुण्ण और लोडेड है, तो उसने जलते हुए टैंक डिस्ट्रॉयर पर सवारी की और उसे उपयोग करना शुरू कर दिया ताकि वह खाई के रास्ते बढ़ती जर्मनी सेना को रोक सके। 1 घंटे की तीव्र लड़ाई के दौरान मर्फी जलते हुए टैंक डिस्ट्रॉयर पर खड़े होकर 50 से अधिक जर्मनी को मार या घायल कर दिया। वह बिना चोट के नहीं निकले। उन्हें पैर में चोट आई, लेकिन वे केवल तब रुके जब उनके पास 50 कैलिबर की बंदूक के लिए गोली समाप्त हो गई। अंततः M10 छोड़कर घायल मर्फी ने लड़ाई में अपने साथियों के साथ फिर से जुड़कर कमांड की और मैदान में ही अपनी चोट का इलाज करने की मांग की। उस दिन के अपने असाधारण साहस के लिए मर्फी को मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। थोड़ी देर में उन्हें पहले लेफ्टिनेंट के तौर पर पदोन्नति मिली और युद्ध के शेष समय तक वे रेजिमेंटल मुख्यालय में रहे। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, मर्फी को युद्ध का सबसे अधिक सम्मानित सैनिक के रूप में चिन्हित किया गया। उनकी आकर्षक बालक जैसी दिखाई ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की सेलिब्रिटी बना दिया और उन्हें मूवी प्रोड्यूसर जेम्स कैग्नी की नजर में लाया। मर्फी और कैग्नी फिल्म के काम से पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन उनके अभिनय करियर की गेंद पहले ही गोल थी। 1949 में उन्होंने अपनी आत्मकथा टू हेल एंड बैक जारी की। युद्ध सेवा के बावजूद मर्फी हॉलीवुड के महान अभिनेताओं में से एक बने और पश्चिमी शैली में लोकप्रिय हुए। 1955 में उन्होंने अपनी आपत्तियों के बावजूद टू हेल एंड बैक के फिल्म संस्करण में खुद को अभिनीत करने के लिए सहमत हो गए, जो उस समय तक यूनिवर्सल स्टूडियो की सर्वाधिक सफल फिल्म बन गई। वह 1969 तक अभिनय करते रहे, जब उनका करियर शायद कुछ उचित रूप से नामित ए टाइम टू डाई के साथ समाप्त हो गया। दुखद है कि अन्य देशभक्तों की तरह मर्फी को भी अपने समय के मानसिक चोटें सहनी पड़ी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम भाग में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से लड़ा, जिसे वे तब तक छुपाते रहे जब तक उन्होंने दक्षिण कोरिया और वियतनाम युद्धों से वापस आने वाले सैनिकों की पीड़ा के बारे में नहीं सुना। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग करके सैनिकों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया। 1971 में 2.8 मई को मर्फी और 5 अन्य लोग मर गए जब उनका निजी विमान खराब मौसम में वर्जीनिया के ब्रश माउंटेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनकी अवशेषों को बरामद कर अर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान में दफनाया गया। और वहां आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध के 4 सबसे प्रमुख और भयानक संयुक्त राज्य अमेरिका योद्धा हैं। कृपया अपने विचारों के साथ टिप्पणी दें, वीडियो पसंद करें, चैनल का समर्थन करें और सदस्यता लें। देखने का धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।